Hello student, welcome back to my channel Mr. and Mrs. Mechanical. Today we will see air conditioning system from refrigeration. एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन लगभग सेम है, दोनों में वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम एसी के लिए यूज किया जाता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेटर के लिए यूज किया जाता है। अपने घर में एसी और रेफ्रिजरेटर में जो वर्किंग और प्रिंसिपल होता है वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। नॉर्मल पीपल को भी पता होना चाहिए कि घर का एसी और रेफ्रिजरेटर कैसा वर्क करता है। तो चलो आप पहले अपने एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। ये होम एयर कंडीशनिंग सिस्टम घर पे और विंडो पे लगाया जाता है। सेकंड है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, जिसे शॉपिंग मॉल्स और थिएटर्स में लगाया जाता है। थर्ड है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहाँ की कार, प्लेन और बसेस में लगाया जाता है। ये समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है। वो है हीट। अगर मुझे कोई बॉडी में से हीट निकालना रहा तो वो बॉडी कोल्ड हो जाएगी। तो ये मेरी बॉडी है, अगर मैं इसमें से क्या करूँगी, हीट निकाल लूँगी। हीट निकाल लिया तो वो बॉडी क्या हो गई, कोल्ड हो गई। अगर सेम बॉडी में से सेम बॉडी को अगर मैंने हीट प्रोवाइड किया तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, और हीट हो जाएगी। तो कंसेप्ट में मेरा क्या आ रहा है, हीट। मुझे कोई भी बॉडी को अगर हीट प्रोवाइड करना है, हीट कोल्ड प्रोवाइड करना है तो उसमें से हीट निकालना पड़ेगा। अगर और हीट प्रोवाइड करना है तो उसमें हीट देना पड़ेगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। पहले तो ये आपको बता दूँ, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एसी के लिए यूज़ किया जाता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो दो प्रकार की एसी होती है, एक विंडो होती है और दूसरी होती है स्प्लिट। विंडो एसी आपका आउटडोर यूनिट में प्लेस किया जाता है और स्प्लिट एसी आपका इंडोर यूनिट में प्लेस किया जाता है। ठीक है, आज अपन एयर कंडीशनिंग मतलब एसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसा वर्क करता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कंपोनेंट बता देती हूँ। उसके कंपोनेंट बता देती हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें लगाई जाती है। उसमें 4 कंपोनेंट लगाई जाती है। पहला है इवेपोरेटर कॉइल, कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल एंड एक्सपांशन वेल्व। अब ये कैसा वर्क करता है ये साइकिल में अपन पढ़ने वाले हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन है और इवेपोरेटर। अब सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, मैं आपको यह भी साइकिल समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें जो आपके साइकिल में अपन रेफ्रिजरेंट फ्लो करना पड़ता है। क्या फ्लो करना पड़ता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, उस ये कॉइल के अंदर से अपन को रेफ्रिजरेंट फ्लो करना है। वो रेफ्रिजरेंट का नाम है फ्रेऑन। क्या नाम है, फ्रेऑन। फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट को मुझे साइकिल में फ्लो करना है। ठीक है, अब ये फ्रेऑन रेफ्रिजरेटर आपके पूरे साइकिल में फ्लो करने वाला है और किस प्रकार वर्क करने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये जो कॉइल होती है वो कॉपर कॉइल होती है, चाहे इवेपोरेटर हो चाहे वो कंडेंसर हो। कंडेंसर और इवेपोरेटर में आपको कॉपर कॉइल लगानी पड़ती है क्योंकि उससे हीट ट्रांसफर रेट अच्छा होता है और ओवरऑल साइकिल की इफिशिएंसी बढ़ती है, इसलिए अपन ने कॉपर कॉइल यहाँ पर लगाया गया है। नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द इवेपोरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जो फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रही हूँ वो पहले आपका इवेपोरेटर से आने वाला है, मतलब वो वेपर रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, तो वेपर रेफ्रिजरेंट मतलब वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवेपोरेटर एंटर इनटू द कंप्रेसर। आपका जो फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट है वेपर, वो एंटर होगा कंप्रेसर के अंदर। जैसे ही वो कंप्रेसर में एंटर हुआ, इट गेट कंप्रेस्ड। जैसे ही वो कंप्रेस्ड होगा उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कंप्रेसर का काम ही है प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना। तो जैसे ही वो कंप्रेसर में गया, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया, मेरा फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया। लिखा है P1 और T1। वो अभी कौन सा रेफ्रिजरेंट है, वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में गया, कंप्रेस्ड हुआ,
देन इट्स एंटर इनटू द कंडेंसर कॉइल। यहाँ P1 T1 बता रहा है मेरा प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, हाई, क्योंकि मेरा इवेपोरेटर से जो आया था प्रेशर टेम्परेचर वो रेफ्रिजरेंट का कम था, तो उसका मैंने प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो अब P1 T1 हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर इनटू द कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल देखिए, आपकी ये सरफेस एरिया, कम सरफेस एरिया में नंबर ऑफ कॉइल प्लेस करनी पड़ती है, उससे आपका हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, इसलिए अपन इस डिज़ाइन की कॉइल प्लेस किया जाता है। अब कंडेंसर का मेन फंक्शन होता है कि यहाँ पर आपका फेस चेंज होगा। क्या होगा? फेस चेंज, मतलब आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ से आया था, कंप्रेसर से, उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपके यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी। द मेन फंक्शन ऑफ द कंडेंसर टू रिजेक्ट द हीट, आपकी हीट को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर होगा और गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो वो आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसका फेस चेंज हो जाएगा, वेपर से लिक्विड में आ जाएगा। फेस चेंज होता है कंडेंसर में, बस उसका काम ये है टू चेंज द फेस ऑफ द रेफ्रिजरेंट, वेपर से लिक्विड में लाने का। ठीक है, अब देन इट्स P1 और T1 लिक्विड, अगेन प्रेशर और टेम्परेचर आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का है वो ज़्यादा है। अब मुझे उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है, मतलब कम करना है। देन इट्स एंटर इनटू द एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल में जैसे ही P1 और T1 एंटर होगा रेफ्रिजरेंट, इट गेट एक्सपांड। एक्सपांशन वॉल का ही काम है कि वो उसको एक्सपांड करेगा, जैसे ही एक्सपांड करेगा उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका फंक्शन अपोजिट टू दिस कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा देता है रेफ्रिजरेंट का, और एक्सपेंशन वॉल प्रेशर और टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट का कम कर देता है। अपोजिट है ना दोनों का फंक्शन। देन इट्स यहाँ का जो P2 और T2 बता रहा है कि मेरा जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो गया है, लिखा है लो प्रेशर कूल्ड रेफ्रिजरेंट। कूल्ड रेफ्रिजरेंट मतलब कि उसका टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया, तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कोल्ड हो गया। अब वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर होगा आपका इवेपोरेटर में। अब ये मेन डिवाइस है इवेपोरेटर, यहाँ लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट, अगेन यहाँ पर फेस चेंज होता है। क्या होता है? फेस चेंज, लिक्विड से वेपर में लाता है। अगेन अपोजिट आपका वर्किंग अपोजिट टू द कंडेंसर। कंडेंसर क्या कर रहा था? वेपर को लिक्विड में ला रहा था। ये क्या करेगा? इवेपोरेटर लिक्विड को वेपर में लाएगा। जैसे ही यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेंट एंटर होता है तो इवेपोरेटर कॉइल क्या करेगी? हीट एब्जॉर्प्शन, मतलब आपकी जो इंडोर यूनिट की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगी और कूलिंग प्रोवाइड करेंगी। हीट एब्जॉर्ब करेगी और कूलिंग प्रोवाइड करेगी। और ये यहाँ पर जो फैन लगाया गया है आपके कंडेंसर में और इवेपोरेटर में, क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा हो, अच्छे से अच्छे हो। क्यों? आपकी हीट ट्रांसफ़र नेचुरली हो रही है, फोर्स कन्वेक्शन लगाया गया और अच्छी हीट ट्रांसफ़र होने के लिए आपको यहाँ फैन लगाया जाता है। देन अपन ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया इंडोर यूनिट की और कूलिंग प्रोवाइड कर लिया। अगेन ये क्या होगा? फेस चेंज हो जाएगा, लिक्विड टू वेपर हो जाएगा। फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अगेन एंटर इनटू द कंप्रेसर। फिर ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो भी कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है वो कहाँ होता है? इवेपोरेटर में। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कूलिंग किस साइड होती है, कंडेंसर में होती है कि इवेपोरेटर। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर कूलिंग होती है। कूलिंग कहाँ होती है? इवेपोरेटर में। क्यों हो रही है? क्योंकि मैं हीट को एब्जॉर्व कर रही हूँ ना, रूम की हीट को निकाल रही हूँ और कूलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको पता है ना, कोई भी बॉडी में से, मैंने अभी बताया था हीट का कंसेप्ट, अगर आपको कोल्ड बॉडी में से हीट निकालेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएंगी। तो कूलिंग इफेक्ट मेरा कहाँ हो रहा है? इवेपोरेटर कॉइल में हो रहा है। तो आपको अगर ये वाला डायग्राम पेपर में आता है तो आप 8 मार्क्स के लिए आता है तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल में 4 मार्क्स रहता है और डायग्राम में 4 मार्क्स रहता है। सेम डायग्राम अगर सेम आपको ये चीज़ 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकती है डायग्राम, तो आपको उस वक्त आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? ब्लॉक डायग्राम। मतलब आपको जो भी डिवाइस है वो किस में दिखानी पड़ेगी? ब्लॉक के थ्रू दिखानी पड़ेगी। अगेन 4 कंपोनेंट्स लगाना, ये 2 मार्क के लिए आएगा। तो आप
ब्लॉक डायग्राम बनाकर हर एक कंपोनेंट्स को नाम दे देंगे और सेम वर्किंग प्रिंसिपल के साथ समझाएंगे, तो आपको डायग्राम में 2 मार्क मिलेगा, वर्किंग में 2 मार्क। और 8 मार्क के लिए आता तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट मैं एक समराइज बता देती हूँ कि अपना कूलिंग इफेक्ट कहाँ मिलता है। ये अगर इंडोर यूनिट की बात करो तो इवेपोरेटर अपना इंडोर यूनिट में लगा जाता है, जिसे रूम में प्लेस करते, तो ये अपना रूम है। तो इवेपोरेटर ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया और ये कंपोनेंट अपना आउटडोर यूनिट में रहता है, ठीक है। तो इसने हीट एब्जॉर्ब किया और या कंडेंसर के थ्रू हीट को रिजेक्ट किया, तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इसने क्या किया, रूम की हीट को एब्जॉर्ब किया और हीट रिजेक्ट किया, तो आपको कुल हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कूलिंग इफेक्ट मिल गया। तो आपके इंडोर यूनिट में ओनली इवेपोरेटर प्लेस किया जाता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो कूलिंग फिनोमिना आपको इवेपोरेटर में मिलता है, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि एमक्यूसी क्वेश्चन में या फिर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि कूलिंग फिनोमिना कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है कि वहाँ इवेपोरेटर में मिलता है, क्योंकि 3 जो कंपोनेंट है वो आउटडोर यूनिट में लगी जाती है, तो वो आपका हीट रिजेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है, और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कूलिंग मिलेगा, ठीक है। आपको अब आई होप सो आपको मेरा थ्योरी समझ में आ गई होगी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। आइए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये जो वॉल है, इस साइड रूम है, लेफ्ट साइड में ये जो वॉल पे लगा है ये स्प्लिट एसी का इवेपोरेटर है। इसने रेड कलर की हीट ले ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, और इसने बाहर दिया है आउटडोर यूनिट को हीट एक्सचेंज करने के लिए। हीट एक्सचेंज होके जो ब्लू साइन है वो है रेफ्रिजरेंट ठंडा हो गया है और अंदर आके रूम को कूलिंग प्रोवाइड कर दी है। तो ये साइकिल हो गई हीट और कोल्ड की। अब ये विंडो एसी देखिए आप, सब कंपोनेंट सेम होते हैं। जब सब कंपोनेंट एक ही यूनिट में होते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और हमें खिड़की में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो अब ये ओल्ड डिज़ाइन हो चुका है, तो अब ये ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है। अब ये हमारा स्प्लिट एसी का हम अगर खोलते हैं तो इस तरह दिखता है, जिसमें ये कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। ये इवेपोरेटर बेसिकली होता है जो रूम के अंदर लगा रहता है। तो इवेपोरेटर में जैसे मैम ने बताया था कि यहाँ पे देखिए राउंड शेप का जो है ये कॉइल्स है, कॉपर कॉइल्स होती है, और ये जो बाहर इसके लगे हैं ये फिन्स लगे हैं जो पतले पतले स्टील के दिख रहे हैं, एक्चुअली एल्यूमिनियम के होते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का होता है ये फोर्स सर्कुलेशन के लिए फ़ैन लगा होता है। अब हम ये आउटडोर यूनिट जब खुलता है तो इस तरह दिखता है। आउटडोर यूनिट ये खोला तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं, राइट साइड वाला मैकेनिकल कंपोनेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए, और लेफ़्ट साइड वाला जो दिख रहा है ये हीट एक्सचेंज के लिए। हीट एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोर्स सर्कुलेशन, जो कि हमें ये फ़ैन प्रोवाइड करता है। ये फ़ैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी फ़ैन बंद हो जाता है तो कूलिंग कम होना चालू हो जाता है रूम का। ये जो कॉपर कॉइल्स हैं, ये जो ब्राउन कलर के हैं, ये कॉपर कॉइल्स हैं। 100% कॉपर होता है, हीट एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है कॉपर का। और ये जो सिल्वर कलर के हैं ये फिन्स हैं, ये एडिशनल हीट सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे हीट एक्सचेंज रेट नेचुरल कन्वेंशन से ज़्यादा हो जाता है। और ये फोर्स सर्कुलेशन के लिए फ़ैन होता है। और राइट साइड में आते हैं तो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ये है कॉम्प्रेसर, ओके। कॉम्प्रेसर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है साइकिल में। और ये लेफ़्ट साइड में जो छोटा सा लगा है ये है एक्सपेंशन वॉल्व। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।